दिल्ली में इंटरनेशनल बुक फेयर चल रहा है और उसमें तमाम बड़े साहित्यकारों लेखकों का जमावड़ा लगा है। मेरे साथ एच.एल. दुसाद हैं जो बहुजन डाइवर्सिटी मिशन चलाते हैं और उन्होंने लगातार कई किताबें लिखी और उनके लिए बात करते लिखी है जो वंचित समाज से हैं, शोषित समाज से हैं। ऐसे लोग हैं जिनको इस समाज में भागीदारी नहीं मिली है, जिस डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं जिसमें वो सबसे नीचे हैं, उस तबके की बात इन्होंने की है। सर, अब जबकि लगातार बहुत सारे ऐसे अम्बेडकरवादी संस्थान हैं, आपका डाइवर्सिटी मिशन है, साहित्य को लेकर भी एक तरह का आप एकजुटता दिख रही है वो वंचित समाज में, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से राजनीतिक रूप से उनकी भागीदारी बढ़ रही है, साहित्य के रूप में भी उनकी भागीदारी बढ़ी ना। बिल्कुल है, जो तमाम लेखक हैं उनका कॉमन मिशन है समतामूलक समाज की जो स्थापना। इस दिशा में तमाम लोग अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं और एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं उनके कामों को, तो कहीं से कोई कटुता इत्यादि नहीं है। सर, राजनीतिक रूप से देखें तो बहुत सारी बातें होती हैं, जो ग्रास रूट पे जो समस्याएं हैं, या आप लगातार सोशल वर्कर भी हैं, समाज में जुड़े रहते हैं, किताबें भी लिखते हैं, आप पूरा देश घूमते रहते हैं, तो क्या लगता है कि जो राजनीतिक रूप से जो समृद्धि आई है वो साहित्यिक रूप से और समाज में अभी वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए? नहीं, समृद्धि का जहाँ तक सवाल है, जो जिस मैंने दलित मूवमेंट की आज सर्वत्र चर्चा होती है, दलित मूवमेंट असल में साहित्यिक मूवमेंट ही है, तो साहित्य के लिहाज से तो हम बहुत ही रिच हुए हैं, बहुत ही समृद्ध हुए हैं। ये बात और है कि मुख्यधारा की मीडिया जो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। तो ये है कि जो 60 सालों से जो दलित मूवमेंट चला है, दो क्षेत्र में इसने काफ़ी गहरी छाप छोड़ी। एक तो पॉलिटिक्स में, विशेष करके बसपा के उदय के बाद से जो है दलित पॉलिटिक्स की जो है वो अहमियत हर कोई महसूस कर रहा है, लेकिन राइटिंग के मोर्चे पर जो है बड़ा जोरदार काम हुआ है। अब थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हम लोग लेखन तो कर रहे हैं, अब हर लेखक का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबका लक्ष्य वही है, समतामूलक समाज का निर्माण। अब समतामूलक समाज का निर्माण कैसे हो, इस दिशा में थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत कम जो है सही दिशा में काम कर रहे हैं। विषमता की स्थिति हम लोग अगर जान लें, समतामूलक समाज अगर निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको बतलाता हूँ, आप मेरी तमाम किताबों में पाएंगे कि सारी दुनिया में विषमता की सृष्टि शक्ति के स्रोतों का, सोर्सेज ऑफ पावर का, लोगों के विभिन्न तबकों, वेरियस ग्रुप्स एंड देयर ह्यूमन्स के बीच जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब जाकर किस गैर बराबरी की स्थिति की उत्पत्ति होती है। यदि समस्या का मूल कारण रही है संपदा संसाधनों का, शक्ति के स्रोतों का असमान बंटवारा लोगों के विभिन्न तबकों और उनकी महिलाओं के मध्य, तो सोल्यूशन है कि जितनी भी शक्ति के स्रोत है, जितने भी संपदा संसाधन है, वेरियस ग्रुप्स एंड देयर ह्यूमन्स के संख्या अनुपात में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इस दिशा में काम उतना नहीं हो पा रहा है। अगर आप भारत के लिहाज से बात करें तो आप एक सोशल साइंटिस्ट भी हैं, समाज वैज्ञानिक भी हैं, समाज को देखते हैं, पढ़ते हैं। वो तबका जो मेन स्ट्रीम में है, जो रूलिंग है, जिसके संपदा पर जिसका अधिकार है, वो पढ़ा लिखा भी है, वो ऑक्सफोर्ड जाता है, कैम्ब्रिज जाता है, दुनिया भर का साहित्य पढ़ता है, लेकिन उसमें जब वो जड़ता क्यों नहीं जाती है, वो जो सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया उसमें वो भागीदार क्यों नहीं बनता? वो है, वो इसमें जो है कोई समस्या नहीं है, मामला बिल्कुल क्लियर है। क्लियर यह है कि भारत दुनिया का एकमात्र जाति समाज है, और जाति समाज की ट्रेजेडी है कि यहाँ बड़े से राजा हो या महाराजा हो, साधु हो या संत हो, लेखक हो या पत्रकार, हर व्यक्ति की सोच स्वजाति की स्वार्थ की सरिता के मध्य घूमती रहती है। यहाँ अपनी स्वजाति और स्ववर्ण से जो है इस दायरे को मुक्त करके सर्व समाज के विषय में चिंतन करना किसी के लिए संभव ही नहीं हुआ। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, हिस्ट्री में इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसमें सभी वर्गों के प्रति जो है समान रूप से चेतना हो, समान रूप से जो करुणा हो। ये इंडियन सोसाइटी जो है समग्र वर्ग की चेतना से दरिद्र है। नहीं, बाबा साहब तो थे, वो पीड़ित के पक्ष में थे, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं थे। नहीं, ये भी एक बात है ना कि हम लोग जितना भी कहें, बाबा साहब ने अपनी मैक्सिमम ऊर्जा जो थी, मैं तो खुल के कहता हूँ कि फूले बाबा साहब इस चीज़ के एक्सेप्शन नहीं थे। उन्होंने जो सबसे डिप्राइव सेक्शन है, जो शक्ति के स्रोतों से सर्वाधिक वंचित है, उसकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए उन्होंने अपनी मैक्सिमम ऊर्जा लगाई। और लेकिन सर, पूरी दुनिया में देखें तो आप अफ्रीका की बात करें, आप इवन अब्राहम लिंकन है जो अमेरिका में जो उनके जो गृह युद्ध थे उसमें होते हैं, तो अश्वेत के पक्ष में श्वेत लोग खड़े होते हैं। लेकिन भारत में जबकि हम इतने साल का लंबा सफ़र तय कर चुके हैं, डेमोक्रेटिक रूप से भी 70 साल का लंबा सफ़र है, उसके बाद भी एक समाज के तौर पे, एक इंसान के तौर पे, मानवीय पक्ष के तौर पे हम जाति से अभी भी ग्रसित हैं, जबकि पूरी दुनिया में जहाँ भी नस्ल के आधार पे, रंग के आधार पे बदलाव हुआ है, तो ये बदलाव भारत में आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं?
इसका कारण बाबा साहब ने खुद कह दिया है, बहुत ही मैंने करेक्ट, उससे आगे नहीं जाया जा सकता है। बाबा साहब ने कहा है क्या कि इंडियन सोसाइटी में विशेष करके यहाँ का जो रूलिंग क्लास है, जिसका शक्ति के स्रोतों पर पूरा कब्जा है, उसमें आपको सामाजिक विवेक का अभाव है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अश्वेतों के प्रॉब्लम को ये करते हुए, हाईलाइट करते हुए बोला कि क्या बात है कि वहाँ का जो रूलिंग क्लास है, जो वहाँ का गोरा प्रभु वर्ग है, वे ब्लैक्स के लिए जो है लाखों पेज राइटिंग किया है, उसके लिए जो है करोड़ों अरबों का जो है ये धन दान देता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है कि यहाँ के लोगों में सामाजिक विवेक नहीं है। जो भी विवेक है बस वही अपने स्वजाति और वर्ण तक सीमित है, इसलिए जो है आप। लेकिन अगर आप इस तरह से देखें तो क्या देख रहे हैं, जिस तरह से वो तबका जो कभी हाशिए पर रखा गया था, जिसको पढ़ने लिखने नहीं दिया, उसके बच्चे यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं, कॉलेज पहुंच रहे हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। रोहित वेमुला सामने आ रहा है, जेएनयू में बच्चे को निकाल दिया जा रहा है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में बच्चे को निकाल, तो एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हम भी बढ़ रहे हैं। इसको आप इस तरह से देख रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है, सारी दुनिया में जहाँ विषमता रहेगी आप कॉन्फ्लिक्ट से नहीं रोक सकते। दुख की बात यह है कि यहाँ जिस भयावह पैमाने में विषमता है, उस लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। बाबा साहब ने खुद आपको 25 नवंबर 1949 को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में चेतावनी देते हुए कहा था, संविधान सौंपने के एक दिन पहले, कि 26 जनवरी 1950 से हम लोग एक एडवर्स लाइफ में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में मिलेगी समानता, लेकिन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भयावह विषमता रहेगी। इस विषमता की खाई को जितना जल्द से जल्द हो सके हमें पाट देना चाहिए, नहीं तो विषमता से पीड़ित जनता लोकतंत्र को विस्फोटित कर सकती है। वो चीज़ें नहीं हुआ, हालांकि हो रहा है, जैसे माओवाद का उदय इत्यादि जो है, अब मान लीजिए किसी विषमता के खिलाफ ही वो अभिव्यक्ति है, तो ये कन्फ्लिक्ट जो है बहुत मामूली है, मेरे ख्याल से और उग्रतर। किताबों की बात करें सर, तो जब दलित साहित्य की बात होती है तो वो तबका जो अभी भी 85% अभी भी स्कूल से दूर है, बेसिक एजुकेशन नहीं है, तो वो कैसे, उसके लिए आप समाज में भी काम कर रहे हो और आप लिख भी रहे हैं, तो क्या लगता है क्या ज़्यादा जरूरी अभी भी आपको लग रहा है, जब कांसी राम के पूरे आंदोलन को छोड़ दे, जो उन्होंने राजनीतिक अलग जगाया, जो राजनीतिक उन्होंने प्रक्रिया को और लोगों तक पहुँचाया, तो किताबों की, साहित्य की कितनी पहुंच हुई है उस तबके के पास जो पढ़ने लिखने से जिसको रोक के रखा गया था? ना ये तो है, जो ये किताबों की पहुंच हुई है। अब दुख की बात है, जैसे आप देखिए कल ही मेरा एक लेख छपा था, अब ये वर्ल्ड बुक फेयर में घूम रहे हैं, कितने दलित प्रकाशक आपको मिलेंगे? यहाँ पर 1000 के करीब पार्टिसिपेंट है, उसमें नहीं के बराबर जो है दलित हैं। तो उसका जो मेजर वो जो चीज़ है कि मेरा मानना है कि जब तक पुस्तक सप्लाई में डाइवर्सिटी लागू नहीं होगी, जो आप देख रहे हैं कि जो बुक इंडस्ट्री चल रही है किसके आधार पर चल रही है, लाइब्रेरियों में सप्लाई के आधार पर चल रही है, लाखों करोड़ों की जो है सप्लाई करते हैं मेन स्ट्रीम के लोग, लेकिन हमारे प्रकाशकों को ये अवसर नहीं है। जब तक इनको जो है सप्लाई में वाजिब भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक जो है हमारे प्रकाशकों की स्थिति सुधर नहीं पाएगी। मतलब भेदभाव तो इस देश में हर जगह है, आपको लगता है कि साहित्य में इससे ज़्यादा है? मतलब सबसे क्रमकांडी, सबसे ज़्यादा भेदभाव वाले लोग भी साहित्य में, क्योंकि मेरी अपनी राय है कि इस देश में ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा जातिवाद है। ज़्यादा मैंने जातिवाद जिसको ये शब्द जो कहा जाता है, इस शब्द को मैं खुद बहुत ही ग्लैडली एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं अपने आप को महाजातिवादी मानता हूँ। नहीं, एक है कि विक्टिम के पक्ष में और एक है कि जो एक्यूज्ड है। तो जैसे जेएनयू में आप वाइस चांसलर हैं और आप दलित बच्चों को, ओबीसी बच्चों को, आदिवासी बच्चों को निकाल देते हो, तो आप तो बहुत पढ़े लिखे थे ना, तो मैं इसलिए कई बार कहता हूँ कि हम जितना ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं हम उतना ज़्यादा जातिवादी होते हैं। कई बार फ़र्क होता है कि आप एक्यूज के साथ हैं या विक्टिम के साथ। तो क्या लग रहा है कि ये जो जातिवाद का जो दंश है वो हर प्रोफेशन की तरह साहित्यकारों को भी झेलना पड़ रहा है? मत कहिए, बिल्कुल एकदम। ये जैसे मैं आपको बतला दूं कि मैं 66 किताबों का राइटर हूँ। मेरी किताबों का सेट आप इमेजिन नहीं करेंगे 30,000 रुपये का है। आप बतलाइए, आपने किसी ऐसे राइटर का नाम, लिविंग राइटर का नाम सुना है जिसकी किताबों की इतनी कीमत हो? और दूसरी बात है कि मैंने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एक जो विशेष मुद्दा है, डाइवर्सिटी पर 60 किताबें दी। साहित्य अकादमी को कभी नहीं लगा कि चल दूसरा से बात करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मेरा ना कभी आज तक इंटरव्यू छपाया ना कुछ, लेकिन हाँ, लोग, मेरे समाज के लोग जानते हैं। मैं अखबारों में लेख लगातार लिखता हूँ, तो लाखों करोड़ों लोगों तक जानता है, तो अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं। तो आप देखिए, आपके देश में साहित्य अकादमी बना हुआ है, दिल्ली में बड़े दफ्तर हैं और तरह तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, और वंचित तबके से, दलित समाज से एचएल दुसाद है, उनकी 66 किताबें छप चुकी है। मैं ऐसे दर्जनों लेखक को जानता हूं जिन्होंने दर्जनों किताबें लिखी है, लेकिन उनके लिस्ट में भी उनका नाम नहीं होता है। और एक लगातार सोशल साइट्स पे भी ये फहरिस्त चली थी कि अगर साहित्य अकादमी से आपको पुरस्कार लेना है तो आपके नाम में जाति विशेष का टैग होना चाहिए।
तो ये जो जातीय भेदभाव है, हम लोग सब एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, हमारी जाति शायद कभी नहीं जाएगी। आपको लगता है कि जाति कभी जाएगी नहीं? हाँ, ये चीज़ जो है जाएगी नहीं, लेकिन मुख्य जो चीज़ है कि ये जितना भी आप ये बुक फेयर देख रहे हैं, आप भी जो ये काम कर रहे हैं, हर कोई जितने भी लगे हुए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हर किसी का मेन गोल जो है समता मूलक समाज की स्थापना। और समता मूलक समाज तब बनेगा जब शक्ति के स्रोतों का वाजिब बंटवारा होगा। तो जिस दिन जो है शक्ति के स्रोतों का, सोर्सेज ऑफ पावर, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, 3 जो शक्ति के स्रोत होते हैं, इन स्रोतों का जब विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य वाजिब बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद से देखिएगा एक सामाजिक संतुलन आएगा और फिर वो स्थिति जो है धीरे धीरे तब जो है। एक राजनीतिक सवाल सर, आप राजनीति को भी देखते रहे, आपने बिहार में जब जीतन राम मांझी सीएम बनते हैं तो आपने उसको शब्दों में भी उकेरा है। क्या लगता है कि जिस तरह से जो वर्तमान सरकार है, उसके बाद जिस तरह से एट्रोसिटी के मामले बढ़े हैं, मुस्लिम समाज के प्रति जिस तरह की बातें सामने आई हैं, तो एक बहुजन एकता बनता दिख रहे हैं, खासकर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वहाँ छात्र अब एक हो रहे हैं जो शोषित तबके के हैं, वंचित तबके के हैं? ये तो जो है ये चीज़ हाईलाइट नहीं हुई है, लेकिन मैं बड़ा आशावादी हूँ। पिछले 10-15 सालों से जो है ये वाम शिफ इत्यादि संगठनों के माध्यम से जो है वंचितों की एकता का प्रयास किया गया, ये प्रयास बड़ा इफेक्टिव रहा है। मैंने दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो वंचित तबका है कहीं से एकीकृत हो चुका है, विशेष करके इसका जागरूक, मास की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन इसके जो जागरूक लोग हैं, दलित, पिछड़े, ये आदिवासी, ये यूनाइट हो चुके हैं। समस्या बस एक जगह खड़ी हो रही है, वो है नेतृत्व की तरफ से। जो पॉलिटिकल नेतृत्व है, मतलब अब क्या मतलब जिस यूपी का ही आप देख रहे हैं, ये पॉलिटिकल नेतृत्व यदि जो है समाज की एस्पिरेशन को समझती है, उस किस्म का बने ये करता है, बने स्टेप लेता है, कहने का मतलब एकबद्ध होता है सारी चीज़ों की। उम्मीद है हमें समाज के तौर पर, मानवीय तौर पर बेहतर इंसान साबित होंगे। हाँ, नहीं ये तो है। देखिए, आने वाला हर दिन जो है ना ह्यूमैनिटी के लिए बेहतर होगा। बहुत से लोग निराश होते हैं, मैं तो निराश नहीं हूँ, मैं बहुत होपफुल हूँ कि हर दिन जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए, दलित, पिछड़े, वंचितों के लिए जो बेहतर होगा, क्योंकि इनमें जागरूकता आ रही है। और जागरूकता के साथ साथ ये भी है कि आप कह लें कि है जातवाद तो है, लेकिन जो यहाँ का प्रभु वर्ग है उसमें भी कुछ लोगों में जो है विवेक पैदा हो रहा है। वो भी चाहते हैं कि जो है ये गैर बराबरी मिटे। जैसे अब हम लोग जो काम कर रहे हैं तो नो डाउट जो है कई हमारे श्रवण मित्र हैं जो काफ़ी ये उत्साहित करते हैं, तो फ्यूचर के प्रति आशावादी हुआ जा सकता है। तो ये जो साथ थे जो लंबे समय से डाइवर्सिटी पर काम कर रहे हैं और इन्होंने पूरी ज़िंदगी दी है और शायद आने वाला समय भी उसी समाज को दे रहे हैं। 50 से ज़्यादा इन्होंने किताबें लिखी और काफ़ी उम्मीद से हैं कि इस देश में एक दिन बराबरी आएगी, गैर बराबरी खत्म होगा, महिलाओं के प्रति जो गैर बराबरी है वो खत्म होगा, चाहे वो लैंगिक भेदभाव हो, सामाजिक भेदभाव हो, जातीय भेदभाव हो, धार्मिक भेदभाव हो, वो खत्म होगा। और उसमें साहित्य की अहम भूमिका होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में आप जहाँ भी जाइए, साहित्य की वजह से ही समाज बदला है और उस समाज बेहतर हुआ है। एक देश के तौर पे, मानव के तौर पे वो समाज बेहतर हुआ है, देश के तौर पे बेहतर हुआ है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप भी, अगर आप बेहतर राष्ट्र चाहते हैं, एक बेहतर समाज चाहते हैं, तो बराबरी की बात करें, डाइवर्सिटी की बात करें और उसके पक्ष में काम करें। और साहित्य की भूमिका शायद इसमें बहुत ज़्यादा है। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक इंटरनेशनल बुक फेयर, नई दिल्ली।